एक मछुआरे की कहानी। सूरज की पहली किरणें जब समुद्र की सतह पर टकराती तो मानो सोने का समंदर बिछ जाता। गांव का मछुआरा रमेश अपनी छोटी सी नाव सागरिका को तैयार कर रहा था। उसका गांव कन्याकुमारी के पास बसा एक छोटा सा तटीय गांव था, जहां समुद्र ही जीवन था। रमेश का चेहरा सूरज की तरह चमकता था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। पिछले कुछ दिनों से उसे सपने में एक रहस्यमयी आवाज सुनाई दे रही थी। समुद्र तुझे बुला रहा है। उस सुबह हवा में कुछ अलगसा था। गांव के बुजुर्गों ने चेतावनी दी थी कि मौसम खराब हो सकता है, लेकिन रमेश ने उनकी बात को अनसुना कर दिया। उसकी पत्नी लक्ष्मी ने उसे रोकने की कोशिश की। रमेश, आज मत जाओ, समुद्र आज शांत नहीं है। लेकिन रमेश ने हंसते हुए कहा, लक्ष्मी, समुद्र मेरा दोस्त है, वो मुझे कुछ नहीं करेगा। वो अपनी नाव लेकर समुद्र में निकल पड़ा। उसने अपनी जाल बिछाई और मछलियां पकड़ने लगा। कुछ घंटों तक सब सामान्य था। मछलियों का झुंड अच्छा था और रमेश का मन खुश था। लेकिन दोपहर होते होते आसमान का रंग बदलने लगा। काले बादल उमड़ने लगे और हवा में एक सनसनाहट थी। रमेश ने आसमान की ओर देखा। बादल इतनी तेजी से इकट्ठा हो रहे थे कि मानो कोई अनदेखी शक्ति उन्हें खींच रही हो। उसने जल्दी से जाल समेटना शुरू किया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। हवा अब चीख रही थी और लहरें उसकी छोटी सी नाव को खिलौने की तरह उछालने लगी। ये क्या हो रहा है? रमेश ने बुदबुदाया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने नाव को किनारे की ओर मोड़ने की कोशिश की, लेकिन लहरें उसे और गहरे समुद्र की ओर खींच रही थी। तूफान इतना भयानक था कि कुछ ही मिनटों में उसकी नाव समुद्र के बीच में थी, जहां न किनारा दिखता था न कोई की किरण। रमेश ने अपनी सारी ताकत लगाकर नाव को स्थिर करने की कोशिश की। उसने रस्सियों को कसकर पकड़ा और मछलियां खाता है। अगले 90 दिनों तक रमेश समुद्र के बीच फंसा रहा। उसने मछलियां पकड़कर खाई, समुद्र का पानी उबाल कर पिया और हर रात उस रहस्यमयी आवाज को सुना जो अब और साफ हो रही थी। तू मेरा चुना हुआ है रमेश, तुझे एक रहस्य खोजना है। रमेश को समझ नहीं आ रहा था कि वो आवाज क्या चाहती थी। क्या ये उसका दिमाग था जो अकेलेपन में उसे पागल कर रहा था, या वाकई कोई अलौकिक शक्ति थी? एक रात जब वो तारों को देख रहा था, उसे एक चमकती हुई वस्तु दिखी जो समुद्र की सतह पर तैर रही थी। उसने नाव को उस ओर मोड़ा और पास जाकर देखा। ये एक प्राचीन लकड़ी का बक्सा था, जिस पर अजीब से नक्काशीदार चिन्ह बने थे। उसने बक्सा खोला तो उसमें एक पुराना नक्शा और एक चमकदार नीला पत्थर था। नक्शे पर कुछ अजीब से चिन्ह थे जो किसी द्वीप की ओर इशारा कर रहे थे। रमेश को लगा कि शायद यही वो रहस्य है जिसकी बात आवाज कर रही थी। लेकिन वो द्वीप कहाँ था और क्या ये सब एक भ्रम था? रमेश ने नक्शे का अध्ययन किया। उसने तारों की स्थिति और समुद्र की धाराओं के आधार पर अनुमानों से एक दिशा तय की। कई दिनों तक वो उस दिशा में नाव चलाता रहा। एक सुबह जब वो लगभग हिम्मत हार चुका था, उसे क्षितिज पर एक धुंधला सा द्वीप दिखा। जैसे ही वो द्वीप के पास पहुंचा, उसे एक अजीब सी शांति महसूस हुई। द्वीप पर घने जंगल थे और वहां कोई मानव जीवन नहीं दिख रहा था। रमेश ने नक्शे के अनुसार एक गुफा की खोज की, जिसमें प्राचीन चित्र और मूर्तियां थी। गुफा के बीच में एक वेदी थी, जिस पर नीले पत्थर के लिए एक खांचा बना था। रमेश ने पत्थर को खांचे में रखा और अचानक गुफा में रोशनी फैल गई। दीवारों पर चित्र जीवंत हो उठे और एक प्राचीन कहानी सामने आई। एक सभ्यता की कहानी जो समुद्र में डूब गई थी। पत्थर एक प्राचीन शक्ति का स्रोत था जो समय और स्थान को नियंत्रित कर सकता था। लेकिन तभी रमेश को लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी
उसे एक अजीब सी उपस्थिति महसूस हो रही थी। क्या ये वही आवाज थी या कुछ और? रमेश को अब एक फैसला लेना था। क्या वो इस शक्ति का इस्तेमाल करके घर लौट सकता था, या ये शक्ति इतनी खतरनाक थी कि इसे नष्ट करना ही बेहतर था? उसने पत्थर को गुफा में छोड़ दिया और नाव पर वापस लौट आया। जैसे ही वो समुद्र में लौटा, तूफान फिर से उठा, लेकिन इस बार वो उसे किनारे तक ले गया। 90वें दिन रमेश अपने गांव लौटा। लक्ष्मी ने उसे गले लगाया, लेकिन उसकी आंखों में सवाल थे। रमेश ने अपनी कहानी सुनाई, लेकिन पत्थर और द्वीप की बात छुपा ली। वो जानता था कि कुछ रहस्य समुद्र के साथ ही रहने चाहिए, लेकिन हर रात जब वो समुद्र की ओर देखता, उसे वही आवाज सुनाई देती, तू वापस आएगा रमेश।